नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं आईएटीएफ क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आऊँ कि क्या होता है 5S। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको समझ में आएगा कि 5S का मीनिंग क्या है, क्या पर्पस है इसका, क्या बेनिफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं इससे, और क्या 5S सिर्फ सफाई के लिए है या इसका कुछ और भी मीनिंग है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो अगर हम कभी मिलिट्री के कंटोनमेंट एरिया में जाएं या कभी एयरपोर्ट में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि 5S क्या होता है। वहाँ पर एक्चुअली में 5S करके कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी 5S की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब सालों से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ के 5S वर्ड आया था या नहीं आया था। बट अगर हम 5S की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जब टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था लीन मैनेजमेंट के प्रोसेस के दौरान, तो उस समय इस एक्टिविटी को ऐड किया गया था जिससे कि ये जो इंटायर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। जब हम 5S की बात करते हैं तो प्राइमरली इंटेंट ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है और कितना सेफ्टी से उस काम को कर रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम 5S की बात करते हैं तो इसका मतलब सफाई नहीं है। सफाई उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्वालिटी, हम अपनी सेफ्टी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं 5S की तो इसमें 5S में जो पहला एस है वो, अगर हम जापानी वर्ड की आपसे बात करें तो बात करता है सीरी। उसको जब हिंदी में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है छटाई। जो दूसरा वर्ड है वो है सिटॉन, यानी कि जो अब छटाई करने के बाद जो बाकी सब बचा उसको किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, वो हम बात करते हैं। जो तीसरा ऐसा है वो है सीसो, यानी कि स्वच्छता। अब जो भी कुछ हमारे पास है उसको किस तरीके से मेक श्योर करें कि वो चमकता रहे और अच्छा रहे। जो चौथा ऐसा है वहाँ हम बात करते हैं सिकुत्से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानकीकरण की, स्टैंडर्डाइजेशन की, कि कैसे इंश्योर करें कि जो हमने सब व्यवस्था बनाई है उसको हम तरीके से अब उसको स्थिर रखें। और जो आखिरी ऐसा है वो है सित्सुके, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्व अनुशासन की, सस्टेनेबिलिटी की, कि हमने एक बार कोई चीज़ इंप्लीमेंट तो कर दी, अब उसको कैसे इंश्योर करें कि वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एस से, जहाँ पे हम बात करते हैं सीरी से। जब हम सीरी की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारा जो इंटेंट है इस बात को समझने का है कि जो भी हम फैक्ट्री के अंदर बात करते हैं या घर में बात करते हैं या कहीं और भी बात करते हैं, वहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मटेरियल हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक रसोई की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले हो सकते हैं। कुछ मसाले काम के हैं, कुछ मसाले काम के नहीं हैं। तो जो चाहिए उनको रखा जाए, जो नहीं चाहिए या पुराने हैं उनको फेंक देना चाहिए। या एक दूसरा बहुत कॉमन एग्जांपल जो घरों में होता है कि जब सर्दी आती है तो जो रजाई, कंबल, स्वेटर होते हैं उनको हम बाहर निकाल के लाते हैं, और जो सर्दी के जो गर्मी के कपड़े होते हैं उनको हम पीछे रख देते हैं, और जब गर्मी आती है तो ये कंबल, रजाई हमारे बक्से में कहीं चले जाते हैं क्योंकि उसकी अब आवश्यकता नहीं रहती। कुछ एग्जैक्टली इसी तरह से ही सीरी की बात भी होती है। अगर इसको हम फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट में देखें तो इंटेंट यही है कि जो मटेरियल हमारा पुराना हो गया है या कोई ऐसा हमारे जो टूलिंग थे जो वर्न आउट हो गए हैं, जिनका भी काम नहीं है, कोई पुराने ऑब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर है, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है जिससे कि उसको हम अलग कर सकें। अगला पॉइंट इसमें आता है कि ये ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो काम करने की जगह है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वो जगह साफ़ हो, वहाँ पे इतनी जगह हो कि हम अगर कोई और मशीन लाना चाहें तो उसे ला सकें, या अगर वो नहीं भी है तो एटलीस्ट एक वर्क एनवायरनमेंट हमारा ऐसा हो जहाँ पे हम कंफर्टेबल महसूस कर सकें। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में अगर बहुत सारी ऑब्सोलीट फाइल्स पड़ी हैं, ऐसी फाइल पड़ी हैं जिनको हमें यूज़ नहीं करना, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर हम शॉप फ्लोर की बात करें तो जब हमारे पास स्पेसिफिक जगह ज़्यादा होती है तो हम और मशीन्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस बारे में कि हमारे पास जो मटेरियल, ओके मटेरियल और रिजेक्टेड मटेरियल पास पास रखा है, तो वो भी एक दिक्कत करता है। अक्सर आप देखेंगे मेजोरिटी जो कस्टमर कंप्लेंट आती है उसमें जो रूट कॉज में यही लिखा होता है कि जो रिजेक्टेड मटेरियल था, जॉब सेटअप का मटेरियल था, वो मिक्स हो गया था, इस कारण से प्रॉब्लम आ गई। तो अगर वो एक्चुअली में जेन्युइन रूट कॉज है तो उसका कारण यही है कि हमारा जो 1S है वो हमने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो उसके लिए कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइटम किस एरिया में चाहिए। से फॉर एग्जांपल हम मोल्डिंग की बात करते हैं तो मोल्डिंग में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिग्स चाहिए, फिक्सर चाहिए, सिर्फ उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है।
अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें आइटम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रेस शॉप में अगर कोई इक्विपमेंट है जो हमें चाहिए, तो वो प्रेस शॉप में होनी चाहिए, मोल्डिंग में नहीं होनी चाहिए, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। देन बहुत सी ऐसी आइटम होती हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मटेरियल है जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ रेड टैग से कि वो पुराना हो चुका है या नॉन मूविंग है, उसका क्या करें। घर की बात करें तो कुछ पुरानी चिट्ठियाँ होती हैं, कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, ऐसी और कुछ पुरानी यादें होती हैं जो हम संभाल के रखते हैं, जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं, उनको हम रख सकते हैं। और कई बार कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है, जैसे मशीन का मैनुअल होता है, कोई पुराना बिल होता है, कोई ऑब्सोलेट परचेज ऑर्डर होता है जो मे बी 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसको उसी हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे एस की, यहाँ पे हम बात करते हैं सीटॉन की। यानी कि यहाँ मतलब यह है कि अभी हमने जब सारी छटाई कर दी, जो बचा है उसको हम किस तरीके से व्यवस्थित करें जिससे कि उसको हम ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सकें। सो यहाँ पर हमारा मेन जो इंटेंट है वो इसी बात का है कि एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है जो इस बात को कहता है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कि हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए और जो भी चीज़ है उसकी जगह पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि उसे कहाँ रखना है। तो इसका इंटेंट ओवरऑल यही है कि कोई भी फाइल है, कोई डाटा है, कोई मटेरियल है, कोई भी रिसोर्स है, वो हम आसानी से ढूंढ सकें, और वो तभी हो पाएगा अगर हमें पता है कि उसको हमने कहाँ रखा है। से फॉर एग्जांपल अक्सर कोई वर्क इंस्ट्रक्शन है जो ऑपरेटर ढूंढ रहा होता है, तो इतनी वर्क इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले होती हैं कि ये पता लगाना मुश्किल होता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कौन सी वर्क इंस्ट्रक्शन है। या कभी कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर मांगता है किसी से, तो वो ढूंढता ही रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहाँ रखा है, और बहुत मुश्किल होती है उसको ढूंढने में, तो उसको ध्यान रखना और समझना ज़रूरी है। और अगर हम सपोज कर लो घर की बात करें, तो किचन में मे बी अगर हमें मसाला ढूंढना है, कोई हमें कोई नमक देखना है या कोई हल्दी देखनी है, तो पता लगा कि उसको ढूंढने के लिए बहुत सारी जगहों पे हमें उसको ढूंढना पड़ रहा है, तो उसको हम टेक केयर कर सकते हैं अगर हम सीटोन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो बहुत सारी एक्स्ट्रा मोशंस हैं जो हम करते हैं, उन सब से हम बच सकते हैं, और हमारी जो थकावट है वो कम होगी, जो हमारी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो पाती है। जो भी मटेरियल है उसको हम क्विकली रिट्रीव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एज सिंपल एज कि अगर हमें अपने मोबाइल फ़ोन में एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढना है, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाना है, तो पता लगा वो मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें रखी हैं। बट अगर हम उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से उसको हम ढूंढ सकते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? अब इसको इम्प्लीमेंट करने का एक आसान तरीका ये है कि हम ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ चाहिए। से फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट के बारे में, तो उसको ये पता है कि ये 2 या 3 बुक्स हैं जिसको मुझे रोज पढ़ना है, तो उसके बिल्कुल पास होनी चाहिए। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अगले सेमेस्टर में इस्तेमाल होनी है, तो मे बी वो रैक में रखी होनी चाहिए। कुछ कुछ इसी तरह का फैक्ट्री के अंदर भी होना चाहिए कि जो भी ऑपरेटर अगर मान के चलिए कि आज 3 या 4 डिफरेंट पार्ट नंबर्स का प्रोडक्शन होना है, तो जिस समय जिस पार्ट का प्रोडक्शन होना है सिर्फ उसी का ही रॉ मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो और सारा काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो। या अगर हम बात करें कि हम बहुत सारे जो सेम टाइप की चीज़ें उनको एक साथ रख सकते हैं, जैसे कि हम सोच सकते हैं कि सारी ड्राइंग्स को हम एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखेंगे, या एक पर्टिकुलर मंथ की जितनी भी कैलिब्रेशन रिपोर्ट है उनको हम एक फोल्डर में रखेंगे, जिससे बहुत आसानी हो उसको ढूंढने में और हमें दिक्कत ना हो। या हम चीज़ों को विजुलाइज भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो शेडो बोर्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं अलग अलग तरह के, मे बी टूल रूम के अंदर हो सकते हैं, मेंटेनेंस रूम में हो सकते हैं, उन सबको हम यूज़ करते हैं। जगह भी कम लगती है और चीज़ भी बड़ी आसानी से मिलती है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ अलग अलग कलर कोड बनाए जाते हैं, उसके थ्रू भी हम उसको कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से हम देखें कि उन चीज़ों को किस तरीके से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब उसका जो तीसरा ऐसा आता है वो बात करता है सीसो शाइनिंग, यानी कि हम कैसे चमका सकते हैं जो चीज़ अब हमारे पास है। तो यहाँ पे जो मेन इंटेंट है वो है कि एक बार जब हमने सारी चीज़ों को सही जगह व्यवस्थित कर दिया, अब उसके बाद कैसे इंश्योर करें कि वो सब चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हों, तरीके से हों, जिससे कि उनकी मेंटेनेंस भी अच्छी हो और उनको ढूंढने का और सब चीज़ों का झंझट से हम बच सकें। तो अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर देखा जाए, कभी ऑयल लीक हो रहा है, कभी पानी लीक हो रहा है, एयर लीक हो रही है, कोई लूज़ पार्ट है, कोई तार ऐसी है जो कि टूटी हुई है और ये लूज़ वायर है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पेपर है जो हम ढूंढ रहे हैं हमें मिल नहीं रहा, तो अगर हम उसको प्रॉपरली तरीके से करते हैं तो बहुत आसान होता है उसको ढूंढना। जैसे कि इस तरह की 5 स्टार होटल में जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिख सकती है।
और वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से जो बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम है, कोई लीकेज है अभी वो शुरुआत में है, उसे हम पकड़ सकते हैं। कोई भी इस तरह की ऐसी चीज़ है जो वियर एंड टियर होने वाला है, अभी उसकी आवाज़ को हम पता लगा सकते हैं, उसके बेसिस पे एक्शन ले सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ है जो कि हमें लग रहा है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन की स्पीड कुछ स्लो हो रही है, बट अगर हमने उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ है तो हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि क्या करें, किस तरीके से उसको हम टेक केयर कर सकते हैं। जो चौथा ऐसा है वो बात करता है सिकुत से, यानी कि हम बात कर रहे हैं सैनिटाइज करने की, किस तरीके से जो भी चीज़ें उनको हम तरीके से बनाएं जिससे कि उसकी एक व्यवस्था बने, और एक बार अगर उसकी व्यवस्था बनेगी तो बहुत आसान होगा उसको इम्प्लीमेंट करना। और ऐसा नहीं होगा कि हमने एक बार सारा काम अच्छे से कर दिया बट उसके बाद वापस हम उसी जगह चले गए जहाँ पे हम पहले थे। तो जब हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं तो इम्पेंट हमारा यही है कि हम कोई शेड्यूल बनाएं, हम कोई एक व्यवस्था बनाएं कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली जो भी हमने 1S 2S और 3S में काम किया उसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट करें। से फॉर एग्जांपल, आसान एग्जांपल है ट्रैफिक लाइट का। सारी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड है कि लाल लाइट होगी तो रुकना है, ग्रीन होगी तो हमें जाना है, और येलो होगी तो वो एक इंडिकेटर है इस बात का कि अभी रेड लाइट होने वाली है। तो इस तरह का सैनिटाइजेशन हम कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर अक्सर सैनिटाइजेशन होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आग है तो वो लाल कलर से होता है, पानी है तो नीले कलर से होता है, डेंजर का भी कोई अलग से मार्क होता है। अक्सर फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री होती है बहुत अलग अलग तरह के ग्रेड ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हर ग्रेड का एक अलग कलर कोड होता है जो स्टैंडर्डाइज होता है, जो कि सप्लायर को भी पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है और कस्टमर को भी पता होता है। आइडियाज़ का ये होता है कि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वो ग्रेड और मटेरियल का उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उस कलर कोड से ही उसको हम पता लगा सकते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर उसे करते हैं तो हम हर चीज़ को बहुत आसानी से रिपीट कर सकते हैं और डुप्लीकेट कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो हर बार वैसा ही होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए कई बार हम कोई एक टास्क फोर्स बना सकते हैं जो कि चीज़ों को हर शिफ्ट में, हर फ्रिक्वेंसी में, मे बी डेली वीकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी पर्टिकुलर चेकलिस्ट के हिसाब से। मे बी उसके लिए कोई हमें कोई और कोई सिस्टम बनाना है, कोई फ़ोटोज़ खींचनी है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो पांचवा ऐसा आता है वो बात होता है सित्सुके। यहाँ पे हम बात करते हैं सस्टेनिंग की, कि जो भी हमने काम किया अब उसको हम कैसे सस्टेन रख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक सर्टेन लेवल तक तो काम कर दिया, अब वापस धीरे धीरे करके हम वापस वही पुराने ठर्रे पे आ गए, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को इंश्योर करें कि जो भी चीज़ें हमने 1S 2S 3S और 4S में इम्प्लीमेंट की है उसको हम किस तरीके से मेंटेन रख सकें। तो उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी कंपनी को हम अलग अलग जोन में बांट देते हैं जिससे कि हर जोन के बारे में किसी को जानकारी हो और उसकी जिम्मेदारी हो कि उसको इसको ध्यान रखना है। दैन इसके अलावा कई फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी होती है जिसको फोकस करके किया जाता है, और आइडिया उसका ये होता है कि हमें पता रहे कि पहले क्या था और अब क्या है, और पहले और अब में क्या बदलाव आया और उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब अगर आपने देखा होगा जो 5S की बात की जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव कहीं भी सफाई से सिर्फ नहीं है। सफाई उसका एक छोटा सा एक पार्ट है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से जो मशीन पे ऑपरेटर काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। अगर कस्टमर से कोई रिजेक्शंस आ रही हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकें या अवॉइड कर सकें। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो न्यू डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट टाइम हमारा इतना है उसको हम किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, वो इंटेंट है, उससे हमें 5S को इम्प्लीमेंट करना है। एंड सडनली अगर हम 5S को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले जो हमारी अनडिज़ायरेबल या अनअवॉइडेबल जो मोशंस होती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी इन्वेंट्री लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके अलावा बहुत सारे जो डिफेक्टिव मटेरियल जो बन जाते हैं या जो जगह जगह पड़े होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार अगर उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो सर्टेनली उससे हमारी जो कॉस्ट है उसमें फ़र्क आता है, जो हमारी क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, जो कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है वो बेटर होता है, एंड ओवरऑल एक सेफ और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अब अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, 5S के बारे में,
तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो यही है कि ऐसा कितनी बार होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5S ड्राइव शुरू होती है तो उस समय कोई टॉप मैनेजमेंट कोई टारगेट सेट करता है कि जब इस 5S को हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, सेफ्टी के कुछ टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। क्या ऐसा हम कुछ टारगेट सेट करते हैं? हम जानते हैं इसका आंसर क्या है। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो इस बारे में है कि अक्सर ये सभी लोगों की भावना होती है कि 5S का मतलब है सफाई। अक्सर बोलते हैं हमें 5S को अच्छा करना है, हमारा 5S अच्छा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? क्या उससे हम अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी की बात कर रहे हैं या सिर्फ सफाई की बात कर रहे हैं? तो इस अंडरस्टैंडिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड देन तीसरा, ऐसा कितनी बार होता है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू के जो इनपुट्स हैं वहाँ पर 5S की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ दिस कि उससे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फ़ायदा हुआ। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने बात की आपसे 5S क्या होता है, 5S का मीनिंग क्या होता है, 5S क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किस तरीके से अगर 5S को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, और क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं इसके बारे में। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा जहां हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इस बार मैं बात करने वाला हूं क्वालिटी सर्कल के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हो, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।